हेलो। तो कैसे हैं सब लोग। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन का मॉक टेस्ट 1 देखा था। ये मॉक टेस्ट 2 है। इसमें हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो संविधान एक पोर्शन हमारा कवर करता है पूरा, जो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो पहले वहां से हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन है जो कवर नहीं है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 के अंदर जो है कवर है। असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स ये भी कवर है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है कि हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कहीं पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये सारी चीजें आप कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस वजह से आप ट्विटर, यूट्यूब कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप धरने वगैरह होते हैं तो आप असेंबल हो सकते हो पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो धरना करना एक तरीके से, अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो तो शांतिपूर्ण विरोध आप कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से शाहीन बाग इतने टाइम तक बैठा रहा था। और मतलब ये अधिकार है, मूल अधिकार है कि आप जो है किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, चाहे वो अन्ना जी ने किया था, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन आप विदाउट आर्म्स कर सकते हो। ये आपका मूल अधिकार है अंडर आर्टिकल 19, इसीलिए सब कर पाते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, यूनियन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है और आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर है राइट टू स्ट्राइक को एक फंडामेंटल राइट क्यों नहीं कहा गया है। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट बन जाएगा तो फिर कोई भी कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से बाहर रखा गया है, क्योंकि कोई भी कभी भी स्ट्राइक कर देगा तो फिर काम अटकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता, आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आता। इसके बाद क्वेश्चन है द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन कम्स अंडर। जो नेगेटिव राइट है, पॉजिटिव राइट आपने अभी देखा कि आप कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। नेगेटिव राइट क्या है? आपका अधिकार है कि आपको कोई एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, बनाना किसी का अधिकार है, तो आपका भी नेगेटिव अधिकार है कि कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि इसको आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव राइट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23, 24 राइट टू फ्रीडम एंड लाइफ, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19। तो जहां से पॉजिटिव राइट आता है वहीं से नेगेटिव राइट भी आता है। इसका आंसर भी आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में ही ये नेगेटिव राइट भी है कि आपके पास अधिकार है, आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 23, फोर्स इन टर्म फोर्स्ड लेबर डज नॉट इंक्लूड। जो आर्टिकल 23 है जिसमें फोर्स्ड लेबर को ना है, कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स्ड लेबर है, वो फोर्स्ड लेबर में जो फोर्स शब्द है वो किसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर जिसको कहा गया है, उसमें फोर्स में कौन कौन इंक्लूड नहीं है, इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है। देखिए आपके ऑप्शन है फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स, कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज। तो ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल फोर्स और लीगल फोर्स, ये दोनों तो उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, फिजिकल फोर्स भी है, लीगल फोर्स भी है। अब बात करते हैं बाकी दोनों की। तो कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस और वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज, अगर आप किसी से जो मिनिमम वेज डिसाइडेड है उससे कम में काम करवा रहे हो तो इसको भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये भी एक फोर्स है कि आप मिनिमम वेज से कम काम करवा रहे हो, भले ही आप उसको पैसे दे रहे हो लेकिन मिनिमम वेज से कम दे रहे हो, तो ये भी फोर्स्ड लेबर की श्रेणी में है, ये भी एक फोर्स है। इसलिए जो इसका आंसर है वो है सी, कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस।
ठीक है, तो कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस में आपको कंपलसरी सर्विस करनी है, जैसे मिलिट्री है, ठीक है, आर्मी है, और कोई चीजें हैं जिनको कंपलसरी अगर कहीं करना है तो करना है, वो चीज फोर्स के अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि वो पब्लिक पर्पस से रिलेटेड है, इसलिए कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस ये फोर्स में नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक के तीनों क्वेश्चन संविधान से सिंपल थे, अब ये क्वेश्चन है डीपीएसपी से, डीपीएसपी भी पूछे जा रहे हैं लगातार। तो क्वेश्चन है विच आर्टिकल इंक्लूड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन है। ये आर्टिकल इसी तरह डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इनको बार बार पढ़िए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। यहाँ पे इसका आंसर है आर्टिकल 39। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको सब सही लगेंगे, सब आसपास के से लगेंगे, अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, आपने तरीके से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आर्टिकल 39 है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड बाय आर्टिकल 43। कौन सा जो है वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, को मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लाइफ, to secure a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers, and to take steps to secure participation of workers in management of industries। ठीक है, तो ये वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये पिछली बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो ये है टू सिक्योर a living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers। ये आपको देखना है ये कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व कहता है, वो है आर्टिकल 43। क्या आप एक लिविंग वेज यानी ऐसी इतनी वेज जिसपे वो आराम से जी सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड हो उनकी लाइफ का, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। जैसा आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें अंदर भी बहुत सारे चलते हैं कि जो डिपार्टमेंट का बंदा है उसके बच्चे अगर कहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर अंदर ही संगीत गाना ये सब एक्टिंग वगैरह चलती है, जिससे अंदर ही उनको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 43। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। तो विच पर्सपेक्टिव कंसीडर्स ट्रेड यूनियन एज अ इलेजिटिमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कौन सा जो पर्सपेक्टिव है वो जो ट्रेड यूनियन है उनको मानता है कि वो एक इलेजिटिमेट सोर्स है अथॉरिटी का, यानी उनके पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि दोनों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों की चीजों में, जो वर्कर है और जो मालिक है, दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करता है प्लूरलिस्टिक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मार्क्स जो है, मार्क्सिस्ट हमेशा एक चीज रहेगी, मैं आपको पहले ही बताया होगा, फिर से बता देता हूँ। मार्क्स हमेशा बात करते हैं वर्कर की, ये कहते हैं कि जो ऊपर है वो बेकार है, और सारी जो दौलत है जो भी चीजें हैं वो आप वर्कर्स को दे दीजिए, मैनेजमेंट वर्कर्स को दे दीजिए, ठीक है। तो वहां पे ट्रेड यूनियन की बात ही नहीं रहेगी, वहां पे ये है कि आप सब कुछ दे दीजिए। मार्क्स की जो लाइन है जिससे आप सीधा सीधा पता लगा सकते हैं, टू द फ्रॉम द एलिजिबल टू द नीडफुल, जो भी एलिजिबल है जिसके पास जितना ही पैसा है वो किसको दे दे, नीडफुल को, और सारी चीजें सब एक जैसे हो जाए, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, जिसके पास ज्यादा है उससे उठा के कम को दे दो, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट विचारधारा है। तो इसमें इलेजिटिमेट सोर्स की बात ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ही वर्कर्स को दे दिया जाए। और जो रेडिकल सोच है, रेडिकल ये तूफानी, जो हमको हिंदी से ही पता लग रहा है कि कुछ रिवोल्यूशनरी, कुछ तूफानी करना चाहते हैं कि जो बिल्कुल उठा के पटक दो, उल्टा हो जाए, जो वर्कर्स हैं वो चलाएं और जो मालिक है वो नीचे हो जाए, वर्कर्स ऊपर रहे। तो रेडिकल चेंज चाहते हैं, वो रेडिकल पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट, मैंने आपको बताया। और जो यूनिटरी है वो इसका आंसर है, क्योंकि यूनिटरी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो इंटरेस्ट है मालिक और वर्कर के वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों एक ही तरीके से सोचें, डिस्प्यूट होगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है। इस आइडियल कंडीशन में ही कहा गया है कि जो ट्रेड यूनियन है वो इलेजिटिमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यानी इनके हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ट्रेड यूनियन से काम बिगड़ते हैं, काम सुधरते नहीं, ठीक है।
तो इसका आंसर है यूनिटरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीज विद रेडिकल पर्सपेक्टिव। रेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड में, ठीक है, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन असेंशियल टूल, ऐसा कहेगा ही नहीं रेडिकल पर्सपेक्टिव, वो तो कह रहा है कि तख्ता पलट कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, ठीक है। वर्कर्स हु सपोर्ट मैनेजमेंट बिट्रे विद वर्कर्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तूफानी बातें होंगी, इससे आप ध्यान रखें कि ऐसे वर्कर जो मैनेजमेंट का हल्का सा भी सपोर्ट करते हैं वो अपने साथी वर्कर्स के साथ में धोखा कर रहे हैं, ऐसा ये कहता है, ठीक है। मैनेजमेंट शुड बी द सोल अथॉरिटी, ये तो कह ही नहीं सकते क्योंकि ये तख्ता पलट के विचार में है, ठीक है। मैनेजमेंट सोल अथॉरिटी होनी चाहिए, ये कौन कहेगा, यूनिटरी पर्सपेक्टिव। ट्रेड यूनियन इज अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो ट्रेड यूनियन है वो लेजिटिमेट पार्ट है सिस्टम का, ऐसा भी नहीं मानते रेडिकल। रेडिकल ये मानते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है, टेम्परेरी आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे सकता है, फिर भी पावर जो है वो अथॉरिटी के हाथ में रहती है, पावर ही उनसे छीन लो, तख्ता पलट कर दो, और इस बीच में जो भी वर्कर मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है वो वर्कर के साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना, रेडिकल शब्द से इसका आंसर कुछ तूफानी होगा, ठीक है, ये तूफानी पर्सपेक्टिव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। संतुष्ट पोर्टल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो पिछली बार जैसे पेंसिल पोर्टल आपसे पूछा था वहां पे आंसर था चाइल्ड लेबर, यहाँ पे जो संतुष्ट पोर्टल है उसका आंसर चाइल्ड लेबर नहीं है। संतुष्ट पोर्टल किससे एसोसिएटेड है, चाइल्ड लेबर से ये नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट से भी नहीं है, डेवलपमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटी भी नहीं है, ये क्या है, टू इंस्पेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ, जो नए नए लेबर कोड्स बना रही है सरकार, उनके लिए एक पोर्टल है कि अगर आप उसको, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम है, आपको जो नए चेंज हुए या फिर किसी भी वजह से आपको अपनी इंडस्ट्री में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है ये, वहां से इंस्पेक्ट करने के लिए कि जो लेबर लॉज है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, दोनों ही ऑप्शन में आपके दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है टू इंस्पेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज के लिए संतुष्ट पोर्टल बनाया गया है, ना ये डेवलपमेंट स्कीम है, ना ये चाइल्ड लेबर है, ना ये वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा थ्योरी से है। तो लेबर वेलफेयर की जो थ्योरी है उसमें जो एफिशिएंसी थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है, कौन सी थ्योरी को एफिशिएंसी थ्योरी भी कहा जाता है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें अंदाजे से भी दिए जा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने पुराना पेपर सोल्व करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक रिलेशन और एफिशिएंसी का कुछ समझ में नहीं हो रहा, क्लियर लिंक समझ नहीं आ रहा। रिलीजियस और फिलेंथ्रोपिक, रिलीजियस धार्मिक से एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है, फिलेंथ्रोपिक मानवतावादी परोपकारी, इसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन और एफिशिएंसी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। फंक्शनल, देखने में भी इसका आंसर लग रहा है और फंक्शनल ही इसका आंसर है। फंक्शनल थ्योरी में क्या होता है कि इस तरीके से काम किया जाता है जिससे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए आप ऐसा माहौल क्रिएट करो जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, इसलिए इसको एफिशिएंसी थ्योरी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अंदाजे से भी आप आंसर, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तो छोड़ने के बजाय इंडस्ट्रियल रिलेशन में थोड़ा सा ट्राई करो सोचने का कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस ये किसने दी है, किसने ये सिद्धांत बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर जॉन डेविडसन। बार्गेनिंग थ्योरी में क्या होता है कि ये ऐसा मानते हैं कि जो बार्गेनिंग पावर है वो एम्प्लॉइज की तुलना में एम्प्लॉयर्स के पास ज्यादा है, एम्प्लॉयर अपने हिसाब से नियम लगा सकते हैं, तो इनको, ये इनका कहना है कि डिमांड के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से आपको बार्गेन करना चाहिए वेजेस के साथ, ठीक है। तो जॉन डेविडसन की थ्योरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए स्ट्राइक। तो स्ट्राइक, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट, पेन डाउन, गो स्लो, ये सब जो वर्ड्स हैं इन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इनमें से आपको बताना कौन सा स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। तो पेन डाउन, टूल डाउन, ये दोनों एक ही लगभग चीजें हैं जिसमें आप पेन को आपने गिरा दिया या औजार से काम करते हो तो टूल आपने गिरा दिया, इसका मतलब आप काम नहीं करोगे, ठीक है, आपने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये एक स्ट्राइक है।
और क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्राइक नहीं है। स्टे इन क्या है? हम ऑफिस जाएंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई हमें काम करने को बोलता है तब भी हम काम नहीं करेंगे, सीट पे बैठेंगे और प्रीमाइसेस से बाहर भी नहीं निकलेंगे। इसलिए स्टे इन का मतलब है कि हम अंदर ही रहेंगे प्रीमाइसेस के, हमारे इंडस्ट्री के, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्राइक है। गो स्लो का मतलब क्या है कि आप जो काम है उसको करोगे, बंद नहीं करोगे, लेकिन स्पीड कम कर दोगे। ठीक है, जो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए इसलिए आप स्लो करोगे, लेकिन बंद नहीं करोगे। तो कौन सा एक स्ट्राइक नहीं है? गो स्लो एक स्ट्राइक नहीं है। पेन डाउन, टूल डाउन मैंने आपको बताया एक जैसी चीजें हैं जिसमें आपने औजार या पेन पटक दिया, अब आप काम नहीं करोगे। स्टे इन, आप अंदर रहोगे, सीट पे बैठोगे, लेकिन काम नहीं करोगे। गो स्लो में आप काम करोगे लेकिन स्लो तरीके से करोगे, तो ये एक स्ट्राइक नहीं है। ये सब शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए। रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट, ठीक है, स्ट्राइक, लॉकडाउन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विच इज द फंडामेंटल कन्वेंशन हैज नॉट रेटिफाइड बाय इंडिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस हो गया है फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ आईएलओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईएलओ यहाँ पे मार्क कर लो। ये जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? आईएलओ के, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में ये बात हो रही है कि उसका कौन सा फंडामेंटल कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। तो इसके 8 फंडामेंटल कन्वेंशन हैं, जिसमें से 6 इंडिया ने रेटिफाइड किए हैं और 2 इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक कौन सा इन ऑप्शंस में है जो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है, वो आपको बताना है। क्यों रेटिफाई ये नहीं किए? क्योंकि इंडिया में जो है जो पब्लिक पर्पस के हिसाब से हर सारे अधिकार नहीं दिए जा सकते। जो जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री वाला, या फिर कोई पब्लिक पर्पस के और काम ले लो, पुलिस है, जो अभी कोरोना के टाइम भी सब लोग एक्टिव थे। तो ये कुछ चीजें जो इंडिया में रोकी नहीं जा सकती, इसलिए इंडिया ने एज इट इज इनको रेक्टिफाई नहीं किया है। 8 में से 6 किए, 2 नहीं किए। देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन इंडिया ने अप्लाई कर दिया है। मिनिमम एज इंडिया ने अप्लाई कर दिया है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर भी इंडिया ने रेक्टिफाई किया है। कौन सा इसका आंसर है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन द एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, इसको इंडिया ने अप्लाई नहीं किया। रीजन मैंने आपको बताया कि पब्लिक पर्पस के हिसाब से सारे अप्लाई नहीं किए जा सकते। इंडिया थोड़ा सा अलग चलता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सब काम सरकार के तरीके से चलते हैं। ठीक है, सरकार अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। इसलिए ये जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है। ये तीनों कर दिए हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है और आपको समझ में नहीं आता, कुछ और ऑप्शन होते हैं, तो ये ध्यान रखें, अपने एक्ट्स के नाम याद रखें। एक्ट्स के नाम से संबंधित जैसे चाइल्ड लेबर, मिनिमम एज, फोर्स्ड लेबर, आपने इस तरह के एक्ट पढ़े हैं, इसका मतलब वो इंडिया ने रेक्टिफाई कर दिया है। जो आपको लगे कि ये आपका पढ़ा हुआ एक्ट नहीं है, इसका मतलब वो रेक्टिफाइड नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द आईआर कोड विच इज इनकरेक्ट अबाउट नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैन गो ऑन स्ट्राइक। देखिए यहां से आ गया है अंडर द आईआर कोड, यानी अब ये जो नया कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात हो रही है इसके अंतर्गत। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर से बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, तो अंडर द आईआर कोड विच इज इनकरेक्ट अबाउट, आईआर कोड के अंतर्गत क्या गलत है? ठीक है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैन गो ऑन स्ट्राइक। कोई भी व्यक्ति किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है। कब? विदाउट गिविंग नोटिस विद इन 60 days बिफोर द स्ट्राइक टू द अदर पार्टी। अदर पार्टी को नोटिस दिए बिना 60 days के अंतर्गत, मतलब पिछले 60 days के अंदर अगर उसने नोटिस नहीं दिया है तो वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। ये सही है, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट, गलत। ठीक है, विद इन 40 days ऑफ सच नोटिस, ऐसा नोटिस देने के 14 दिन के अंतर्गत वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच ए सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन, इस तरह के ऑप्शन जो आते हैं वो सही ही रहते हैं अधिकतर। कोई सेटलमेंट है, कोई अवार्ड है, कोई कंसाइलेशन भी चल रहा है, कोई भी बातचीत अगर उस पर ऑलरेडी चल रही है तो आपको क्या जवाब मिलेगा कि ये बात चल रही है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी सही है। ये ऑप्शन है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन द नोटिस। नोटिस के अंदर जो डेट ऑफ स्ट्राइक है उसकी एक्सपायरी के बाद।
यहाँ पे होना चाहिए था बिफोर, यानी उसकी जो एक्सपायरी है उससे पहले आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, उसके बाद में तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर बिफोर होता, उसकी जो आपने स्ट्राइक की डेट बताई है उससे, उसकी एक्सपायरी से पहले आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैन गो ऑन स्ट्राइक, और इसमें आपको ढूंढना है इनकरेक्ट। ठीक है, तो नो में नो क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं और आपको लैंग्वेज से भी समझना है और यहाँ से भी समझना है, दोनों चीजों का आंसर देना है। ऑड में आउट भी कर सकते हो, क्या सही क्या गलत है, इस तरीके से सोचना। यहाँ पे आपको लिख दिया विच इज इनकरेक्ट। तो इनमें से जो गलत है वो आपको चुनना है। तो गलत ये है कि एक्सपायरी के बाद आप कर सकते हो, बिफोर एक्सपायरी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे बिफोर होता तो ये सही होता, लेकिन आफ्टर है इसलिए ये गलत है, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिर से है अंडर द आईआर कोड से, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड से। इस कोड में जो वर्कमैन है, वर्कमैन जो है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है। तो इंक्लूड ना करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा हो, ये आपको बता दिया है। दूसरी चीज आपसे पूछिए कि उसकी ड्राइंग वेजेस हैं, वो इंक्लूड नहीं हो वर्कमैन में, उसके लिए कितने से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो पिछला जो हमारा कोड था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड, उसमें 10,000 लिमिट थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के ये 18,000 कर दी है। तो यहाँ पे वर्कमैन कौन होगा, जो 18,000 से ऊपर ले रहा है और सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहा है, उसको हम वर्कमैन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 18,000। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईआर कोड अ न्यू फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस्ड, ए वर्कर एम्प्लॉयड अंडर दिस वुड बी। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ए न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड, एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोमा होना चाहिए। जो आईआर कोड है उसके अंतर्गत एक न्यू टर्म जिसका नाम है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये इंट्रोड्यूस की गई है। इसके हिसाब से अ वर्कर एम्प्लॉयड अंडर दिस, इस ये जो टर्म है, इस टर्म के अंतर्गत जो एक बंदा है अगर वो एम्प्लॉयड है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, एंटाइटल टू द सेम बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ परमानेंट वर्कर ड्यूरिंग द सेम और द सिमिलर वर्क। सेम या सिमिलर वर्क की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी जब हम कोड पढ़ रहे थे। तो सेम या सिमिलर वर्क अगर वो कर रहा है तो उसको एक परमानेंट वर्कर की तरह जो बेनिफिट है वो मिलेंगे, ये सही है। ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है वो ये है कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब, जो नया आईआर कोड है उसमें ये टर्म जो लाई गई है, इसका मतलब है कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जितने भी अवधि में वो रहेगा, जितना भी टाइम वो रहेगा, उसमें उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। उसको वो एलिजिबल होगा स्टेचुटरी बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल टू ए परमानेंट वर्कर। ठीक है, उसको ग्रेचुइटी भी मिलेगी अगर वो कंप्लीट करता है 2 इयर्स की जगह 1 ईयर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि ये गलत है। टर्मिनेशन बाय वे ऑफ एक्सपायरी, टर्मिनेशन बाय वे ऑफ एक्सपायरी वुड नॉट क्वालिफाई एज रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो अंडर द आईआर कोड न्यू टर्म फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस्ड, ए वर्कर एम्प्लॉयड अंडर दिस वुड बी। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे अंडर दिस वुड बी की जगह होना चाहिए था वुड नॉट बी। उसको कौन कौन से एंटाइटलमेंट सुविधा नहीं मिलेंगी, यहाँ पे नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कौन कौन सी सुविधा नहीं मिलेंगी, तो मैंने आपको बताया कि उसको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं सेम और सिमिलर वर्क के लिए। ठीक है, उसको स्टेचुटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे अवेलेबल टू परमानेंट वर्कर, सिर्फ उसके प्रपोर्शन में बांट दिए जाएंगे जितने टाइम वो काम कर रहा है। उसका जो टर्मिनेशन है बाय वे ऑफ एक्सपायरी वुड नॉट क्वालिफाई एज रिट्रेंचमेंट, ये भी सही है। जो उसका टर्मिनेशन है वो भी क्वालिफाई नहीं करेगा एज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, निकाल दिया आपको। यहाँ पे टर्मिनेशन बाय वे ऑफ एक्सपायरी है, आपका एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था,
आपका एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल 2 साल जो भी था कि आप इतने टाइम काम करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आप वहां से निकल गए, इसको एज अ रिट्रेंचमेंट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि ठेके पे है बंदा, लेकिन उसको इसलिए बेनिफिट नहीं मिलते थे क्योंकि वो ठेके पे है, परमानेंट नहीं है, ये बोल दिया जाता था। तो इस बार ये कर दिया है कि जो भी ठेके पे भी है, अगर उसका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको सेम बेनिफिट उतने टाइम के लिए मिलेंगे एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। स्टेचुटरी बेनिफिट्स हो या फिर जो भी किसी भी तरह के बेनिफिट हैं वो उसको मिलेंगे, और उसको ग्रेचुइटी भी मिलेगी अगर वो सिर्फ 1 साल कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 2 ईयर्स की जगह 1 ईयर्स होता तो ये भी राइट होता। ठीक है, तो 1 ईयर अगर वो कंप्लीट कर लेता है उसको ग्रेचुइटी भी मिलेगी, और जो उसका टर्मिनेशन है बाय वे ऑफ एक्सपायरी है वो तो एज अ रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, जो भी गड़बड़ है आप ठीक कर लेना। ठीक है, और ये आप समझ लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। संविधान प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन, करंट प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो चीजें एक से ज्यादा टॉपिक में जाती हैं वो अच्छी लगती हैं यूपीएससी को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और कोई भी डाउट है तो बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, गुड बाय।